एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज फिनसर्व लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले हम बजाज ग्रुप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये एक पेरेंट कंपनी है। कौन कौन सी कंपनी की? बजाज फिनसर्व जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में है, और बजाज ऑटो जो कि ऑटो बिजनेस में है। बजाज फिनसर्व की जो सब्सिडी कंपनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज अलायंस अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड, बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड, एसेट मैनेजमेंट एंड वेंचर्स लिमिटेड ना। जो यहाँ पे ये एक दिखा रखा है जो 39.06%, 34.16% ये जो परसेंटेज होल्डिंग दिखा रखी है, ये हमें कंसिडर नहीं करनी है क्योंकि ये है 31 दिसंबर 2023 के। ओके, हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। इस चीज़ को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड इज द फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म अंडर बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। और बजाज फिनसर्व लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी कौन कौन सी है, ये यहाँ पे इनके नाम देख सकते हैं। ओके, अब मार्केट कैप देखते हैं। कंपनी 2,62,602 करोड़, स्टॉक भी 26.8 का। बैंकिंग और एनबीएफसी केस में कभी भी हम आरओसी को उतना वो नहीं देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। यहाँ पे हमारे लिए मैन है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि 10% से जितना ऊपर हो उतना अच्छा। तो यहाँ पे 13.4%। डेप्ट टू इक्विटी बैंकिंग और एनबीएफसी केस में ये जो डेप्ट टू इक्विटी होती है, जो बोरेंस होती है, यही इनकी मैन इन्वेंट्री होती है। अगर ये पैसा लेंगे नहीं तो ये पैसा देंगे कहाँ से, है ना? बिजनेस कहाँ से चलेगा? प्लेज परसेंट 0 है, अच्छा सुपर है। प्रमोटर होल्डिंग 58.8% है, जो कि अच्छा खासा है। अब हम वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं स्टॉक पी यानी प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से। तो अगर हम 10 साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो मीडियन पी है 34.7 का और करंटली है 26.7 का। मतलब मीडियन पी से अभी सस्ता मिल रहा है हमें। 5 साल के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो हमें सस्ता ही मिल रहा है। ओके, तो पी के हिसाब से वैल्यूएशन सस्ते हैं। अब हम चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में। दिसंबर 2024 में इनकी सेल्स थी 32,042 करोड़ की, वो बढ़ के 39,708 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12,372 करोड़ से बढ़ के 13,866 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी है 5,812 करोड़ से बढ़ के 5,926 करोड़। और नेट प्रॉफिट देखें तो 4,412 करोड़ से घटा है कितना, 4,368 करोड़। अब एक डाउट हो सकता है कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट कम कैसे है? इसके दो रीजन है। एक तो दो तीन रीजन है। एक तो जैसे ये टैक्स यहाँ पे 24% था, यहाँ पे 26%। एक मेन रीजन है यहाँ पे ये अदर इनकम वाला सेक्शन, यहाँ पे प्लस का 3 था, यहाँ पे -378 करोड़ है। तो यहाँ पे जो रो पीडीएफ नाम दे रखा है, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर जा रहा है ये यहाँ पे ओपन करेंगे तब पता लगेगा कि अभी जो गवर्नमेंट नए लेबर कोड लेके आई थी, तो उनकी वजह से ये अकाउंटिंग चार्ज है, इनको पैसा ग्रेजुएटरी और जो लीव एनकैशमेंट है उसके लिए इनको पैसा यहाँ पे रखना पड़ा था, है ना? ये पैसा यहाँ पे इनको रखना पड़ा, उस वजह से ये माइनस में यहाँ पे आ रखा है। और बाकी अगर डीपली आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस पीडीएफ में जाके देख सकते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट और इस चीज़ का असर पड़ा है ना? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स 2014 में 6,000 करोड़ की थी, वो बढ़ के हो गई है 1,49,145 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 55,000 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट है और 25,957 करोड़। और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट है और 19,200 करोड़। और ईपीएस भी है 60.59 का, हाईएस्ट एवर है ना? यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 28%, 10 साल, 5 साल में 20%, 25%। ये सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक पॉइंट ये है, जैसे स्टॉक प्राइस सीएजीआर 1 साल में -14% है, जबकि 10 साल का सीएजीआर देखें तो 25% है ना? 1 साल का क्यों है? क्योंकि अभी लास्ट 1.5 ईयर से स्टॉक मार्केट ने कोई अच्छा खासा रिटर्न दिया नहीं, तो उस वजह से ओवरऑल जब मार्केट प्रेशर में होता है तो अच्छी अच्छी कंपनियों के स्टॉक भी वहां पे नहीं चलते हैं। तो उन चीज़ों का असर सीधा सीधा यहाँ पे पड़ता है ना? रिजर्व 2014 में जो 9,232 करोड़ का था वो बढ़ के 76,000 करोड़। और बोरोइंग्स हो गए 3,92,000, हाईएस्ट है जो कि इनकी इन्वेंट्री होती है।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रमोटर ग्रुप कौन सा है इनका, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के पास है इनकी 38.35%। बजाज होल्डिंग के पास और कौन कौन सी कंपनी के वो में कंपनी में हिस्सेदारी, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। बजाज ऑटो की इसके पास है 34.19%, बजाज इलेक्ट्रिकल 16.58, बजाज फिनसर्व 38 और बाकी यहाँ पे और देख सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पब्लिक के पास 22.37% है, तो 3.93, 1.15, 0.7, ये यदि यहाँ से माइनस कर देंगे तो ऑलमोस्ट 17-18% पब्लिक के पास होल्डिंग आते हैं। मतलब 82 से 83%, 82 to 83% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है ना। सेल्स लगातार बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, और पब्लिक के पास होल्डिंग ओनली 17-18%, सब कुछ सुपर है। तो बिजनेस कंसिस्टेंटली ग्रो करता रहेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस लगातार बढ़ेगा, कंज्यूमर फाइनेंस लगातार बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लगातार ग्रो करेगी, लाइफ इंश्योरेंस लगातार ग्रो करेगा, जनरल इंश्योरेंस लगातार ग्रो करेगा, क्योंकि इन सब का लिंक होता है, वो सीधा सीधा जीडीपी ग्रोथ से होता है ना। मतलब जैसे 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 लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो लोग अपनी जो सुख सुविधाओं के लिए जो होते हैं वो उन जरूरतों को पूरा करते हैं, है ना। जैसे गाड़ी लेना, पर्सनल व्हीकल लेना, गाड़ी, मोटरसाइकिल भी हो सकती है वगैरह, जो भी है अपना उनके अनुसार अकॉर्डिंग वो अपने लेंगे, है ना। जैसे मतलब वो कोई गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी लेंगे तो उसका इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, है ना। तो जैसे जैसे गाड़ियों की ज़्यादा, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी उतनी ज़्यादा इंश्योरेंस बिकेंगे। तो उस जितने ज़्यादा इंश्योरेंस बिकेंगे उतने ज़्यादा जो व्हीकल इंश्योरेंस है वो कंपनियां प्रॉफिट में रहेंगी। तो इन चीज़ों को हम ऐसे समझ सकते हैं। फिर एक है, जैसे इनको टक्कर देने के लिए मार्केट में आई है जियो फाइनेंस, हाँ, क्योंकि जियो फाइनेंस के भी 3 बिजनेस हैं, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स एंड कंज्यूमर फाइनेंस, और यही सेम बिजनेस है बजाज फिनसर्व के। तो ये हो सकता है कि अनिल भाई कहाँ तो मतलब मुकेश भाई की कंपनी है रिलायंस ग्रुप, और कहाँ पे बजाज है ना। तो एक चीज आपको प्रैक्टिकली देखनी है कि बजाज ग्रुप कोई ये नए प्लेयर नहीं है, ये भी काफी पुराने प्लेयर हैं, और जब से ये मार्केट में, और पिछले काफी सालों से, ये काफी दशकों से, फॉर मैनी डिकेड्स हैं, ये जिस भी सेक्टर में वहां पे मार्केट लीडर के तौर पे हैं, है ना। तो होता क्या है, जैसे ही कोई नई कंपनी आती है किसी भी सेक्टर में, कोई नया प्लेयर आता है, तो वो जो पुराने एग्जिस्टिंग प्लेयर होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं पुराने एग्जिस्टिंग, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 3 नंबर तक वहां पे हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो उनके बिजनेस पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, असर इन द सेंस कि ड्रॉ डाउन नहीं आता वहां पे, बल्कि उसका अपोजिट होता है, वो और ज्यादा ग्रो करते हैं। क्योंकि एक तो 150 करोड़ की आबादी है हमारी, 150 करोड़ की, तो वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है ना। किसी भी सेक्टर में कर लो आप। फिर जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे रिलायंस जियो के टेलीकॉम सेक्टर में आने से पहले काफी सारी कंपनियां थी, और बाकी तो सब लापता हो गए, है ना। ज्यादातर तो बंद भी हो गए, लेकिन अभी भी एक कंपनी है जो रिलायंस जियो को टक्कर देती है, वो है एयरटेल, जो कि उस टाइम पे भी मार्केट लीडर थी और आज भी मार्केट लीडर है ना। बल्कि अगर हम देखेंगे तो रिलायंस जियो के आने के बाद से एयरटेल की रेवेन्यू सेल्स अच्छा खासा ग्रो हुआ है। होता क्या है कि जब कोई नया प्लेयर आता है ना, तो जो पुराने प्लेयर होते हैं उनको भी सर्विस अच्छी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, अपने कस्टमर बेस को ऐड कर रखे रखने के लिए। अब जो अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको अपने पास कंटिन्यू बनाए रखने के लिए उन्हें इन चीजों में अच्छा खासा वो करना पड़ता है, अपनी सर्विस को और ज्यादा इम्प्रूव करना पड़ता है। जैसे हम पेंट सेक्टर की बात करें तो जैसे एशियन पेंट है, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब इंडिगो पेंट्स है, ग्रासिम है, बिरला का, ये आने से एशियन पेंट का मार्केट खत्म हो जाए, नहीं, खत्म नहीं होगा, बल्कि बहुत ज्यादा स्कोप है ना। मोनोपोली वाला तो कोई सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे, जितने ज्यादा आएंगे उतने ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो हमने टेक्निक, सॉरी, फाइनेंशियल समझ लिया, बिजनेस समझ लिया, और क्यों ग्रो करेगा हमने ये चीज भी समझ ली।
अब हम एक चीज और समझते हैं, टेक्निकल्स, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। तो जब भी स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई पर हो, है ना, और उससे स्टॉक प्राइस डाउन हो, कितना, ऑल टाइम हाई से 20% डाउन हो। फर्स्ट कंडीशन, स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई से डाउन हो कितना, 20%। तो जैसे 20% आएगा, हम 2% वहां पे बाय करेंगे, और वो सेल कब करेंगे, जब वो हमारी बाइंग प्राइस से 20% ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें मिल गया ये 60 दिन, 2 महीने में 20%, हम 20% पे बाय करेंगे, टोटल पोर्टफोलियो का 2% पैसा ही इन्वेस्ट करेंगे ना। और फिर ये मान लो, जैसे अभी इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ ड्राइंग्स, आपको अच्छे से समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे ये 20% हो गया था हमारा, है ना, कौन सी डेट थी ये, 21 सितंबर 2018, सितंबर। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, सेल कब करते हैं हम, जैसे हमारा 20% टारगेट अचीव हो जाता। तो ऑलमोस्ट है 172 डेज, हाँ, 20% गेन। मान लो 20% के बाद और चला गया, तो हम स्टॉक प्राइस और डाउन चला जाए, है ना, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट देख सकते हैं कि और कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे एक तो सपोर्ट लेवल ये आ रहा था, एक सपोर्ट लेवल ये आ रहा था, है ना, एक तो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, एक दूसरा सपोर्ट ये आ रहा था। हालांकि इसको नीचे वाले को उसने टच नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले को टच किया, तो यहाँ पे एक हमारी बाइंग हमारी ये हो सकती थी, 2% पैसा हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और 2% हम इसको टच करते हैं यहाँ पे। जैसे इसको भी हम पहले वाले के टारगेट तक रख सकते हैं। दो कंडीशन कर सकते हैं इसमें, या तो इसमें भी हम 20% तक रख लें, जैसे हमारे यहाँ पे 20% कितने टाइम में हो रहा था पूरा, 75 दिन में। या फिर इसको यहाँ तक रख सकते हैं, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टॉक का, अलग अलग चार्ट का अपना बिहेवियर होता है, वो कैसे रिएक्ट करता है। ओके, इसमें कितनी ट्रेड ले सकते हैं, एक हमारा ये पॉइंट है। 20% पे हमारी फर्स्ट ट्रेड एक्टिव होगी, है ना, मान लो ये ट्रेड हमारी चल रही है, इसमें टारगेट अचीव नहीं हुआ, उसके बाद हमारा स्टॉक प्राइस और डाउन हो जाता है, तो वो सपोर्ट के हिसाब से हमारी सेकंड ट्रेड, और मान लो यहाँ तक ये और आ जाता, तो हम इसमें 3 ट्रेड ले सकते हैं, 2-2% के हिसाब से। तो उस हिसाब से हमारा टोटल पैसा इसमें लगेगा 6% का, है ना। तो इसमें हम 3 ट्रेड ले सकते हैं, और वो आपका अलग अलग, आप अपने हिसाब से, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि आप टारगेट, मान लो ये सभी ट्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे या 20-20% के लेंगे। ओके, अभी इसमें क्या सिनारियो बन रहा है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है कितना, 1 मिनट, तो अभी क्या हो रखा भाई, जैसे ये डाउन आया था 20% यहाँ पे लगभग, कितने तारीख को, 13 मार्च को। तो यहाँ से अगर हम 20% देखें, तो हमारा टारगेट आता है 2100 रुपये का, क्योंकि अभी स्टॉक प्राइस और डाउन चल रहा है। कितना डाउन चल रहा है, अभी चल रहा है 25%। लास्ट क्लोजिंग डे के हिसाब से देखें, तो लास्ट ट्रेडिंग डे पर जो क्लोज किया था, वहां पे चल रहा है 25%। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी रेंज भी है, सपोर्ट की रेंज है ना। तो यहाँ पे हम एक तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और दूसरा हम इसके नीचे वाले हिस्से में जैसे ये रहेगा, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। इसको हम सेल कैसे कर सकते हैं, जो हमारी ये तो 2100 की रेंज आ रही है, जो वहां से 20%, अगर हम यहाँ से बाय करके 2100 पर सेल करते हैं, तो ये हमारा आता है ऑलमोस्ट 29-28%। ओके, ओके। और अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल भी है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए 2100 का। अगर और नीचे आ जाता है, ये मान लो ये यहाँ पे आ जाता है 1550 के आसपास, तो ये हमारा
34-35% का टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी 2 ट्रेड हो सकती हैं, या तो आप वेट कर सकते हैं इस रेंज का 1550 से 1600 का। वहाँ पे हम 2% 4%, मैक्सिमम हम 4% यहाँ पे लगाएंगे, और मिनिमम हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 2%। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं। ओके, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के अधिक से अधिक संख्या में जुड़ के हमारे साथ चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। ओके।